यूपी डीएलएड में थर्ड सेमेस्टर का आपका जो 5वां प्रश्न पत्र होता है सामाजिक अध्ययन का, ये आज 13 अगस्त को कंप्लीट हो चुका है। आप परीक्षा दे आए होंगे और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आप लोग मिला लीजिएगा आपके कितने सवाल सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय सारे प्रश्नों के सवाल के जो जवाब हैं वो इस वीडियो में मिल जाएंगे। पूरा 50 नंबर का पेपर होता है 2 घंटे का। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड सेमेस्टर का सोशल स्टडीज़ का पेपर है जो कि आज 13 अगस्त 2024 को कंडक्ट किया गया है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। वीडियो को थोड़ा यहाँ पर स्पीड में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को, ताकि वीडियो थोड़ा जल्दी समाप्त हो और आप लोगों का समय बचे। ठीक है, तो पहला आक्रमण था जो मुस्लिम आक्रमण था जो कि 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने इस आक्रमण को किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 ईस्वी में किया था। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस पेपर सॉल्यूशन को अपने भाई बहनों के साथ और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अपना जो पेपर है वो मिला सकें और वो भी बताएं कि उनके क्वेश्चन के कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन उनके सही हुए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ग्रांट ट्रंक रोड फेमस क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है और इस बारे में हमने आपको मॉडल पेपर में भी कल बता दिया था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली मॉडल पेपर से उठाया हुआ है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो मॉडल पेपर से उठा लिए। कल हमने केवल एक ही मॉडल पेपर आपको कराया, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस पेपर में आपको रखे हुए मिल गए। तो हम आपसे बार बार बोलते हैं कि जो मॉडल पेपर आपको कराए जाते हैं उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड की जो निर्माण था वो आपको पता ही होगा, शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है, तीसरा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी किसने? ये भी कल मॉडल पेपर में आपका जो सवाल था वो करवा दिया था। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 नंबर का लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1790 ईस्वी में इसे स्टार्ट किया था 10 साल के लिए। उसके बाद 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है आपका, तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस और ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने। बाकी पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 712 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया गया था, प्रथम मुस्लिम आक्रमण। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये भी कल के मॉडल पेपर में आपको करवा दिया था प्रश्न। ठीक है, तो ये सारे ज़्यादातर प्रश्न आपके मॉडल पेपर से ही आ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो बहुत फ़ायदा हुआ होगा आपको। तो लॉर्ड क्लाइव ये भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, अगला सवाल आपका, विलय नीति किसने प्रारंभ किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, टेट सीटेट जैसी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विलय नीति जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है, और ये जो स्टार्ट की थी वो थी लॉर्ड डलहौजी ने इसका स्टार्ट किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति को स्टार्ट किया था, जो कि यहाँ पर बार बार राज्य जो है वो हड़प लेता था, लोगों के राज्य हड़प लेता था बिना किसी बात से। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को प्रारंभ किया था। अगला सवाल है, पंपास घास के जो मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? आपको इसका आंसर बताना है। तो पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये 2 नंबर का आंसर आपका राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। संसार दुनिया की सबसे गहरी झील यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो संसार की यानी कि दुनिया की जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है, जो कि 1620 मीटर गहरी है। ठीक है, ये 1620 मीटर गहरी बैकाल झील है। ठीक है, जो कि संसार की सबसे गहरी झील है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, डिबगोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। तो डिबगोई तेल क्षेत्र जो है वो आपका असम राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नंबर 1 आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 9, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ पर है? तो ये तारापुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था। इसके बाद अगला सवाल है आपका, प्रश्न संख्या 10, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है, ये आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अभी आपको आगे सारे सवालों के जो आंसर है वो मिलने वाले हैं और आप लोग बताइएगा ज़रूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगले सेमेस्टर की क्लासेस बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके। अगला सवाल आपका 11 नंबर का, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है,
ये राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति। इसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको एक ही मॉडल पेपर में कल मैंने आपको बताए थे, अगर आपने देखा होगा उस मॉडल पेपर को। अगर नहीं देखा है, आपको बिलीव नहीं है, तो एक बार जाकर देख लीजिए, सारे क्वेश्चन उसी मॉडल पेपर से यहाँ पर आपको रखे हुए मिल जाएंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है 13 नंबर का आपका, भारत में हरित क्रांति के जो जनक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो MS स्वामीनाथन है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल आपका, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति कहाँ पर है, प्रश्न ऑप्शन संख्या 3 में है, ठीक है। तो आपको ये लगा देना है, ये तो आप बहुत सारी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए लगातार आ रहे होंगे कि भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगले सवाल की हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और ये अंतिम ऑब्जेक्टिव सवाल है। प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली जो नहर है, उस नहर का नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका पनामा नहर, ठीक है। पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को आपस में जोड़ती है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका पनामा। 15 सवाल में ऑब्जेक्टिव थे, इसमें से आपके कितने सवाल सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिए, ताकि अदर भाई बहनों को भी पता चल सके कि उनकी तैयारी कैसी है और आपकी तैयारी कैसी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर भाई हर बहन के साथ, ताकि सभी लोगों तक जो वीडियो है वो पहुँच सके। बहुत जल्दी अगले सेमेस्टर की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होंगी, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला भी यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर, महान अकबर, ग्रेट अकबर का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। सॉरी दोस्तों, ग्रेट अकबर का जो जन्म है वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अक्टूबर, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। अगर कहीं पर भी आपसे ये पूछ ले कि अकबर का जन्म हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था आपका उमरकोट में, ठीक है। और उमरकोट वर्तमान समय में ये सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत इस समय कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उमरकोट जो कि सिंध प्रांत में है, वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि 17 नंबर का है। किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था, तो ये आपको पता ही होगा, जहांगीर के समय में यहाँ पर जो मुगल बादशाह था जहांगीर, उसके समय में चित्रकला का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हुआ। और इसके साथ ही अगर बात करें स्थापत्य कला की, कई बार पूछ लेता है यहाँ पर स्थापत्य कला, ठीक है। तो स्थापत्य कला का जो विकास हुआ था वो हुआ था सबसे ज़्यादा शाहजहाँ के काल में, बादशाह शाहजहाँ के काल में। तो ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल कल आपको हमने मॉडल पेपर में करवाया था। बहुत सारे सवाल इसमें ऐसे हैं जो डायरेक्टली मॉडल पेपर से आपको रखे हुए मिल गए हैं इस पेपर में। अगला यहाँ पर सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जाता है। तो दयानंद सरस्वती जी थे, दयानंद सरस्वती, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं या रचनाकार हैं, ये आपको ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती। अगला सवाल आपका, प्लासी का जो युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था। तो प्लासी का जो आपका युद्ध है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट में यहाँ पर लिख देते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला, इनके बीच ये प्लासी का जो युद्ध था वो लड़ा गया था। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रश्न संख्या 20 का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्किमो, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ाई होगा। एस्किमो जनजाति जो है वो कनाडा के उत्तरी भाग में पाई जाती है, यानी कि निवास करती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो 21 नंबर के सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। रानीगंज कोयला खान जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और देखेंगे अगला सवाल कौन सा है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये आपका 22 नंबर का सवाल है। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1968 ईस्वी में। और भारत में हरित क्रांति के जनक, जो कि अभी आपने ऊपर ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, MS स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसके बाद अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है 23 नंबर का, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये यहाँ पर 12 होता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या है राष्ट्रपति के द्वारा वो 12 रहती है। ये सवाल भी हम आपको कल के मॉडल पेपर में सॉल्व करवा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर का, और आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होना चाहिए। उम्मीदवार की जो आयु है वो कितनी होना चाहिए, तो यहाँ पर न्यूनतम ही पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि अधिकतम के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ से न्यूनतम पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो लोकसभा है
उसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपसे पूछता है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, तो लोकसभा पूछा तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए कहीं पर भी आपसे पूछा जाए तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और अगला सवाल आपका 25 नंबर का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो 26 ठीक है 26 सितंबर 1975 को, 26 सितंबर 1975 को यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी। उसके बाद 26 नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी एक बार बता देते हैं। नई दिल्ली में आपका जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय है वो नई दिल्ली में है, ये आपको लिखना था। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निर्यात से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो निर्यात जो होता है किसी भी वस्तु या सेवा का, यानी कि वस्तुओं या सेवाओं का एक देश से दूसरे देश में भेजना। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में भेजना ही निर्यात कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कहीं पर पूछा जाए कि आयात क्या होता है, ठीक है, तो दूसरे देश से एक देश में मंगाना, यानी कि दूसरे देश से अपने देश में मंगाना वस्तुओं का, ये आपका आयात होता है। कोई वस्तु इंपोर्ट हो रही है दूसरे देश से अपने देश में तो उसे आयात बोलते हैं, और एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का भेजना या सेवाओं का जो भेजना है वो आपका निर्यात होता है। तो अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, राजस्व से क्या समझते हैं आप, राजस्व क्या है। ठीक है, तो राजस्व के बारे में यहाँ पर आपको बताना था। तो राजस्व की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल पा रही होगी, सरकार के द्वारा वसूले जाने वाले सभी प्रकार के कर यानी कि जो टैक्स और जो शुल्क हैं, निवेशों पर प्राप्त ब्याज, ठीक है, जो निवेश किया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है गवर्नमेंट को वो, और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त जो धनराशि उसको राजस्व प्राप्ति या फिर राजस्व कहा जाता है। और आपका अगला सवाल था नाबार्ड, नाबार्ड से आप क्या समझते हैं, नाबार्ड से क्या अभिप्राय है। तो भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में नाबार्ड बोलते हैं, एक वित्तीय संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और आर्थिक विकास के क्षेत्र में नीति, योजना और संचालन से संबंधित मामलों को देखती है, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अंतिम सवाल जो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे छोटा महाद्वीप, तो ये आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका सोशल स्टडीज़ का पेपर था जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मिल चुका है। बाकी लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आप नीचे देख पा रहे होंगे और कि आपने सॉल्व कर ही दिए होंगे। तो ये था आपका आज का मॉडल पे जो क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व किया हुआ सॉल्व क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और ताकि जो नई नई लेक्चर हैं, जो नई नई वीडियोज़ हैं, ठीक है, अगले सेमेस्टर के जो क्लासेस हैं और आगे के जो पेपर सॉल्यूशन है वो आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।